हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आज हम लोग बिहार का जो ज्योग्राफी है, बिहार का ज्योग्राफी हम लोग देखेंगे। और पार्ट 1 में हम लोगों ने 30 प्रश्नों को देखा, डिस्कशन भी देखा। जैसे अगर हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो बीपीएससी में जो प्रश्न पूछा जाता है खास करके, तो 3 जो आपके पॉइंट बनते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। एक तो भारत का ज्योग्राफी है, यहाँ से प्रश्न पूछता है। और दूसरा विश्व का ज्योग्राफी है, यहाँ से सवाल पूछता है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो बिहार का ज्योग्राफी से सवाल पूछता है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं आपके बीपीएससी टीचर के लिए। और 70 बीपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है, उस सब एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रश्न कहता है यहाँ पे, प्रश्न देखिए आप लोग। यह 63वां बीपीएससी 2017 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसी में यह सवाल पूछा गया है। देख सकते हैं 63 बीपीएससी में यह सवाल पूछा है। 2017 में एग्ज़ाम हुआ था। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला, इसका आंसर डी हो जाएगा, पूर्णिया। पूर्णिया हो जाता है इसका आंसर। अगर हम लोग बात करें तो बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन में, अगर भारत में हम लोग स्थान के बारे में बात करें तो बिहार का स्थान तीसरा हो जाता है। बिहार का जो स्थान है जूट उत्पादन में तीसरा स्थान हो जाता है। और पहला जो स्थान है पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल अकेले ही, है ना, पश्चिम जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल अकेले ही 81% जूट का उत्पादन करता है। अकेले जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल 81% करता है। और जूट उत्पादन में प्रथम जो स्थान है पश्चिम बंगाल को प्राप्त है। बिहार का जूट उत्पादन में तीसरा स्थान प्राप्त है। तो दूसरा स्थान जो प्राप्त है भारत में, असम राज्य है, उसका दूसरा स्थान प्राप्त हो जाता है। दूसरा जो है जूट उत्पादन में राज्य की बात करें तो असम है। और तीसरा जूट उत्पादन में राज्यों की बात किया जाए तो बिहार हो जाता है। जैसे में अगर हम लोग बिहार में जूट उत्पादन की बात करें तो जैसे पश्चिम बंगाल में 81% हुआ, तो असम में जूट का उत्पादन जो है असम में 8.78% होता है। इसी तरीके से बिहार में 7.94% होता है इसका उत्पादन। अगर हम लोग जूट उत्पादन में, अगर पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन की अगर बात किया जाए तो बांग्लादेश का हो जाता है। बांग्लादेश में जूट का उत्पादन सर्वाधिक हो जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन जो है बांग्लादेश करता है। और बिहार, अगर भारत की हम लोग बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। दूसरा स्थान जो है, दूसरा जो राज्य है वो असम हो जाएगा। और जूट उत्पादन में तीसरा जो सबसे बड़ा राज्य है वो आपका बिहार हो जाता है। और बिहार में हम लोग देखेंगे तो पूर्णिया है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा, पूर्णिया में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। पूर्णिया में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। पूर्णिया में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। चलिए और भी हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये हमारा 32 नंबर सवाल है। और ये देखेंगे 65वां बीपीएससी में यह सवाल पूछा गया था। 65वां बीपीएससी का एग्ज़ाम 2019 में हुआ था। 2019 में 65वां बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है प्रश्न हो जाता है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? बहुत इम्पोर्टेंट है आपसे, है ना। जिस समय ये 2019 में जब इसका शिलान्यास किया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसी समय यह सवाल पूछा गया। 2019 में ही 65वां बीपीएससी में यह सवाल पूछा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी? किस नदी पर? इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तरी कोयल हो जाता है ना। इसका आंसर डी हो जाता है, उत्तरी कोयल। देखिए भारत के प्रधानमंत्री ने 5
जनवरी 2019 को इसका शिलान्यास किया। 2019 को इसका शिलान्यास किया उत्तरी कोयल का। और उत्तरी कोयल के अगर बारे में हम लोग बात करें तो यह जो है उत्तरी कोयल जो है यह सोन नदी का सहायक नदी हो जाता है। यह सोन नदी का सहायक नदी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ये उत्तरी कोयल के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लिया जाए। तो देखिए उत्तरी कोयल को हम लोग उत्तरी कोयल परियोजना को हम लोग जो यहाँ पे पूछा गया है ना, मंडल बांध परियोजना के नाम से भी, मंडल डैम योजना के भी नाम से हम लोग जानते हैं। और यह उत्तरी कोयल जो परियोजना है ना, यह जो परियोजना है यह सोन नदी की सहायक नदियों पे बना है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये देखिएगा इससे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा, इस मंडल डैम से जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा उसमें बिहार और झारखंड भी आता है। अगर हम लोग उत्तरी कोयल परियोजना की अगर बात करें तो उत्तरी कोयल परियोजना जो स्थित है तो झारखंड में आपका हो जाएगा, जहाँ पे लातेहार ज़िला है, लातेहार हो जाएगा है ना। लातेहार के बाद ये पलामू ज़िला है, पलामू ज़िला हो जाता है। उसके बाद गढ़वा ज़िला हो जाता है। गढ़वा ज़िला में स्थित हो जाएगा ये मंडल बांध परियोजना। लातेहार ज़िला हो जाएगा झारखंड का, पलामू हो जाएगा और गढ़वा ज़िला हो जाता है। अगर हम लोग बिहार की बात करें तो इस परियोजना से सिंचाई का जो फ़ायदा बिहार को मिलता है वो कौन सा ज़िला हो जाएगा। कभी कभी हो सकता है ऐसे सवाल पूछे जाएँ आपसे। तो इस परियोजना का जो मंडल बांध परियोजना है यह बिहार में अगर हम लोग देखेंगे तो औरंगाबाद और गया ज़िला में जो सिंचाई का जो काम है इसी से हो जाएगा, है ना। इसमें हम लोग देखते हैं औरंगाबाद और गया जो ज़िला है, गया ज़िला में इससे सिंचाई किया जा सकता है। और झारखंड में अगर देखेंगे जो सिंचाई का काम है इस परियोजना से, तो झारखंड में हो जाएगा आपका गढ़वा और पलामू ज़िला। गढ़वा और पलामू ज़िला में, है ना, गढ़वा और पलामू ज़िला में इससे सिंचाई का फ़ायदा मिल सकता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 33 नंबर सवाल। यह 63वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। 63वीं बीपीएससी में यह पूछा गया सवाल है, कहता है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो यह गंडक नदी हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, सी हो जाता है। गंडक नदी पर यह स्थित है। त्रिवेणी नहर जो है गंडक नदी पर स्थित है। यह भी एक प्रश्न हो जाएगा आपके लिए, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है ना। कैमूर का जो पठार है, कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बिहार से यहाँ से सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है बनता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। कैमूर का जो पठार है चूना पत्थर के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, चूना पत्थर के लिए। देखिए कैमूर पठार की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कैमूर पठार की, तो यह 2 ज़िलों में सबसे ज़्यादा विस्तृत आपको दिखेगा। एक हो जाता है रोहतास का ज़िला, है ना, एक हो जाता है रोहतास का ज़िला और दूसरा है वो हो जाएगा कैमूर का ज़िला। कैमूर का ज़िला हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गंगा नदी है जो 2 भागों में इसको बांटती है, यही आपका कैमूर का पठार हो जाता है। यह बिंद क्रम की चट्टानें यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे जो है बिंद क्रम की चट्टानें मिलेगी यहीं पे रोहतास और कैमूर हो जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा चूना पत्थर मिलता है। और यही वजह है कि रॉ मटेरियल मिलने के वजह से यहाँ पे डालमिया सीमेंट उद्योग और बंजारी सीमेंट उद्योग का स्थापना हुआ। बंजारी सीमेंट उद्योग का स्थापना यहीं पे होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ में। ये 35 नंबर सवाल हो जाएगा। 35 नंबर सवाल, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है ना। बिहार में कौन सी स्थित हो जाएगा, तो ये अनुपम झील हो जाता है। ये हो जाएगा अनुपम झील हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे ये जो अनुपम झील है यह आपका कैमूर वन्य जीव अभयारण्य के सीमा पर स्थित है। यह जो है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है ना, वन्य जीव अभयारण्य के सीमा पर स्थित है। अभयारण्य के सीमा पर स्थित हो जाता है यह जो है वन्य जीव जो है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य के जो सीमा है उसी पर ये स्थित है। और बहुत बार यह सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में स्थित है, तो अनुपम झील जो है बिहार में स्थित हो जाता है।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं 36वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए ये आपको 53 से लेकर के 55वीं बीपीएससी में यह पूछा गया सवाल है ना। ये देखिए 53वीं से 55वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है और ये एग्ज़ाम 2011 में हुआ। प्रश्न कहता है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। हालांकि ये प्रश्न हमको पीटी और मेंस दोनों में मिला, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है अक्सर सवाल। ये पूछता है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाढ़ के लिए प्रसिद्ध हो जाता है ना। बाढ़ के लिए क्या है, प्रसिद्ध हो जाता है। इसका आंसर क्या है, सी हो जाता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग बिहार की बात करें, है ना, ये देख रहे होंगे, ये बिहार को दो भागों में बांटने वाली जो नदी है यही गंगा नदी है। और गंगा के उत्तर में ये जो सारा पार्ट जो दिखता है यही उत्तरी बिहार है जो बाढ़ से हमेशा प्रभावित रहता है। और दक्षिण जो बिहार है यह सूखा से प्रभावित रहता है, हमेशा सूखा से। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लगभग 7.3% क्षेत्र जो है, लगभग 7.3% जो क्षेत्र है वह बाढ़ से हमेशा प्रभावित रहता है ना। बाढ़ से क्या है, प्रभावित रहता है, जिसके वजह से जान माल की हमेशा क्षति होती है। और यहाँ से जितनी भी नदियाँ उत्तर से आकर के जो गंगा में मिलती है वह हिमालय के पहाड़ से निकलती है और सबसे ज़्यादा बाढ़ जो है यही नदियाँ लेकर के आती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 37 नंबर सवाल देखेंगे। 37 जो सवाल है आपका यह 48 से है ना, 48 से 52वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। 48वीं से लेकर के 52वीं जो 2008 में एग्ज़ाम हुआ था उसी में पूछा गया सवाल है। तो प्रश्न कहता है कि बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है ना। 37 नंबर कुल बोई गई। तो हालांकि उस समय अगर 2008 की आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो अलग हो जाएगा। वर्तमान में हम लोग अगर 2022-23 का है ना, 2022-23 का अगर आर्थिक सर्वेक्षण का आकलन हम लोग करें तो यहाँ पे लगभग है ना 77.61% जो कुल बोई गई भूमि का क्षेत्र हो जाता है, 77.61% हो जाएगा। और ये हो जाता है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार। 2022-23 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो ये कुल बोई गई भूमि का 77.61% क्या हो जाएगा, 77.61% ये जो क्षेत्र है इसमें ये पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 38 नंबर सवाल है। 38 नंबर सवाल भी 48वीं से लेकर के 52वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है ना। और यह भी एग्ज़ाम आपको 2008 में होता है। यहाँ से सवाल कहता है कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है ना। कोयले का अनुमानित भंडार की बात करें तो इसका आंसर डी हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या है, 16 करोड़ टन हो जाता है। अनुमानित भंडारों की बात करें तो 16 करोड़ टन हो जाएगा। देखिए अभी अगर हम लोग बिहार में हम लोग कोयले का भंडार की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिएगा लगभग 4,437.18 मिलियन टन जो है यह प्राप्त हुआ है। लगभग 16 करोड़ टन हो जाता है। और एक चीज़ और भी हम लोग देखेंगे, भागलपुर का एक जगह है जिसका नाम है पीरपैंती, है ना। ये भागलपुर का एक क्षेत्र है जिसका नाम है पीरपैंती, है ना। पीरपैंती नाम है। और पीरपैंती नाम में एक गांव आपको मिलेगा जिसको मंदार गांव बोलते हैं, है ना, जिसको हम लोग मंदार गांव बोलते हैं। और इसी मंदार गांव में 230 मिलियन टन कोयले का भंडार मिला है। 230 मिलियन टन जो है कोयले का भंडार जो है अनुमानित मिला है। अगर वर्तमान में हम लोग देखें तो कोयले का उत्पादन जो है बिहार का औरंगाबाद में, है ना, बिहार के औरंगाबाद में इसका मतलब उत्पादन होता है। जब से झारखंड बट गया तो झारखंड यानी कि कोयले के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था और बिहार में नाम मात्र का चीज़ें मिला। लेकिन अगर हम लोग औरंगाबाद की बात करें तो देखिएगा औरंगाबाद में जो अनुमानित जो कोयले का भंडार है वह 3 बिलियन टन हो जाता है ना। 3 बिलियन टन भंडार होने का अनुमान लगाया गया है यहाँ से कोयले का।
तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 39 नंबर सवाल। चलिए 39 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है। अक्सर यहाँ से जो सवाल है पूछा जाता है ना। यहाँ पे देखिए कहता है कि बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग वन रिपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे भारत वन स्थिति जो रिपोर्ट है, भारत वन स्थिति जो रिपोर्ट है, और यह वन स्थिति रिपोर्ट जो है 2022 में है। 2021-22 की बात करें तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो कुल वन क्षेत्र जो हो जाता है, कुल वन क्षेत्र जो हो जाएगा वो 7,442 वर्ग किलोमीटर हो जाता है ना। कितना हो जाएगा? 7,442 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। यानी कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, यानी कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.90% हो जाता है। 7.90% हो जाता है। इसे याद रखना ज़रूरी है। भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट आई थी 2021-22 में, उसी के अनुसार यहाँ पे देखेंगे 7,442 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अगर देखें तो 7.90% क्षेत्रों में यह पाया जाता है। जैसे में एक चीज़ और भी हम लोग देख लें यहीं पे सर्वाधिक, अगर हम लोग वनावरण की बात करेंगे, जैसे पूछा जाता है बिहार में सर्वाधिक वनावरण है ना, सर्वाधिक वनावरण जो है, वनावरण पूछा जाता है। सर्वाधिक वनावरण जो होगा बिहार में वह कैमूर में हो जाता है। कैमूर में सबसे ज़्यादा वन है। उसके बाद कैमूर के बाद पश्चिमी चंपारण आ जाएगा है ना, और पश्चिमी चंपारण के बाद आपका तीसरा स्थान है वो है आपका रोहतास का। रोहतास में वनावरण सबसे ज़्यादा हो जाता है, तीसरा स्थान। कभी कभी ये भी सवाल पूछता है कि सबसे कम जो है ना, न्यूनतम वनावरण कहाँ पे मिलता है। तो हम लोगों ने सर्वाधिक वनावरण देखा। सर्वाधिक वनावरण में आपका कैमूर हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण हो जाता है और रोहतास हो जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि न्यूनतम है ना, न्यूनतम वनावरण जो है, न्यूनतम वनावरण में शेखपुरा अरवल हो जाएगा है ना। एक देख लीजिए हम लोग, शेखपुरा हो जाता है, अरवल हो जाएगा है ना, अरवल हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे जहानाबाद है ना। यहाँ पे क्या हो जाता है? जहानाबाद हो जाता है, जहाँ पे सबसे कम वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक वन हम लोगों ने देखा कैमूर में और सबसे कम देखा शेखपुरा में। कभी कभी ये भी सवाल आता है कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत कहाँ पे है ना। सर्वाधिक वनावरण जो प्रतिशत है कहाँ पे हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए सर्वाधिक वनावरण जो प्रतिशत है वो आपका कैमूर हो जाता है, और सबसे कम वनावरण प्रतिशत है वो आपका शेखपुरा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल है। 40, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना हो जाता है ना। वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत हो जाता है? तो देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो 2021 आई थी उसके अनुसार जो है, अगर बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो वन हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा 7.84% हो जाता है ना। 7.84% हो जाएगा, और ये हो जाएगा भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार। हम लोग कह रहे हैं 2021 के अनुसार 7.84% क्षेत्र का प्रतिशत हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 41 नंबर। 41 यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है, तो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग कितना है? तो ये हो सकता है कि झारखंड जब साथ में हो बिहार के उस समय ये प्रश्न पूछा हो, लेकिन अभी अगर हम लोग देखेंगे तो मात्र 7.84% क्षेत्र में ही क्या है, इसका वनाच्छादित प्रतिशत हो जाता है। 7.84 हो जाएगा वर्तमान में। और ये भारत वन स्थिति जो रिपोर्ट है ना, वन स्थिति रिपोर्ट है 2021 के अनुसार हो जाएगा, 2021 के अनुसार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यह आपको 65वां बीपीसी में यह सवाल पूछा गया था। 65वां बीपीसी में यह जो है सवाल पूछा गया था 42 नंबर। कहता है कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? सबसे ज़्यादा, है ना, कौन सा सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? निम्न में से बताइए कौन सा जिला हो जाएगा? तो ये इसका आंसर जो है यह पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण में पतझड़ यानी कि पतझड़ वन क्षेत्र जो है वो सबसे ज़्यादा घिरा हुआ है। और यही जो पश्चिमी चंपारण जो है ना, पश्चिमी चंपारण की बात करें तो यही दो, एक अगर हम लोग उत्तर में जाएंगे तो नेपाल के साथ यह सीमा साझा करता है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और इसके हम लोग पश्चिम में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में इसका सीमा जो है लगता है। पश्चिमी चंपारण की अगर बात किया जाए तो पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा ज़िला है, यह सबसे बड़ा ज़िला हो जाता है यहाँ पे, सबसे बड़ा ज़िला। और यहीं पे अगर हम लोग यहीं पे देखेंगे पश्चिमी चंपारण में ही सोमेश्वर की श्रेणी स्थित है ना, यहीं पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सोमेश्वर की श्रेणी स्थित हो जाता है जो सबसे नवीन श्रेणियाँ पाई जाती है यहाँ पे सबसे नवीन श्रेणियाँ हो जाता है। और एक चीज़ और भी है जो पूछा जाता है अक्सर, इसी पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला यही पश्चिमी चंपारण हो जाता है। शेड्यूल ट्राइब का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जो जिला है ना, यही पश्चिमी चंपारण हो जाता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यह 56 से लेकर के 59वीं में यह सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? सबसे पूर्वी भाग में स्थित हो जाता है ना। तो सबसे पूर्वी भाग में कौन सा स्थित हो जाएगा? यह बीपीएससी में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, 56 से 59 में भी प्रश्न पूछा गया है। 2015 में एग्ज़ाम जब हुआ था तब यह प्रश्न पूछा हुआ था। इसका आंसर क्या है? सी हो जाएगा, कटिहार हो जाता है, कटिहार, है ना। जैसे कटिहार की अगर बात करें तो ये देखिएगा यहाँ पे अगर हम लोग बिहार को एक मैप के तरह से अगर देखेंगे तो ये देखिए यहीं पे आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका किशनगंज, है ना, ये आपका किशनगंज हो जाता है। उसके बाद ये बीच वाला जो पार्ट देखते हैं ये आपका पूर्णिया हो जाएगा, और पूर्णिया के बाद ये जो क्षेत्र है ये कटिहार का हो जाता है। और ये जो 3 जिला जो देख रहे हैं यही जिला वेस्ट बंगाल से अपना सीमा साझा करता है। किशनगंज में बिहार का एकमात्र ऐसा ज़िला है ना, जहाँ पे चाय की खेती होती है। अब तो चाय की खेती का विस्तार भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद पूर्णिया हम लोग देख रहे हैं जहाँ पे जूट की खेती सर्वाधिक होती है। और उसके बाद जो कटिहार है, कटिहार जो हम लोग देख रहे हैं, जो प्रश्न किया है कि कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, ये आपका कटिहार हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना हो जाता है ना, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो देखिए ये उस समय की बात थी जब बिहार और झारखंड दोनों एक था। तो झारखंड जो बना, बिहार से अलग होकर झारखंड बना, पूछा जाता है सवाल ये, है ना, पूछा जाता है कि 15 नवंबर 2000 को यह झारखंड का निर्माण हुआ, है ना, झारखंड का निर्माण हुआ। यानी कि बिहार से झारखंड अलग होकर के एक नवीन प्रांत के रूप में स्थापित होता है। कब? 15 नवंबर 2000 को, है ना, 15 नवंबर 2000 को। अब जो बिहार की जो क्षेत्रफल है 94,000, है ना, 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, वर्तमान में जो बिहार का क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। 45वां जो 67वां बीपीएससी में यह सवाल पूछा गया था, है ना, यह 67वां बीपीएससी में सवाल पूछा गया है। और यह 2022 में सवाल पूछा गया, है ना, 2022 में यह सवाल पूछा गया है। प्रश्न देखिए, कहता है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना हो जाता है ना। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? 45 का देखेंगे 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल हो जाता है। और ये 67 बीपीएससी में यह सवाल पूछा गया। और 67वां बीपीएससी में री एग्ज़ाम हुआ था, एक पेपर हुआ था जो थोड़ा सा लीक हो गया पेपर, उसके बाद री एग्ज़ाम में यह सवाल पूछा गया 67वां बीपीएससी में। ठीक है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाता है।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल है। 46 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। कहता है कि संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है ना। सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ से प्राप्त होता है, यही सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो अभ्रक उत्पादन में सबसे ज़्यादा जब बिहार हमारे साथ जुड़ा हुआ था तो लगभग बहुत यानी कि झारखंड में अभ्रक की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती थी। लेकिन अगर हम लोग देखें तो अभी भी 80% है ना, 80% अभ्रक का उत्पादन सीधे झारखंड करता है। और झारखंड में अगर देखेंगे हम लोग है ना सॉरी, झारखंड में देखेंगे तो ये हजारीबाग का ज़िला, गिरिडीह का ज़िला और कोडरमा का ज़िला, समझिए कि ये जो अभ्रक है इसमें अग्रणी है। इसमें यह जो है अग्रणी हो जाता है। हजारीबाग का जो ज़िला है, हजारीबाग के बाद ये हो जाएगा आपका गिरिडीह हो जाएगा, है ना। और गिरिडीह के बाद आपका जो है क्षेत्र वो हो जाएगा कोडरमा का। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन होता है। अगर बिहार में हम लोग देखेंगे जो प्रश्न पूछा जाता है, बिहार में सबसे ज़्यादा अभ्रक का जो उत्पादन है वो गया करता है ना। सबसे ज़्यादा कौन करता है, गया करता है। और अभी अगर हम लोग देखेंगे तो नवादा में भी अभ्रक का भंडार पाया गया है। नवादा में भी अभ्रक का जो भंडार है यह पाया गया है नवादा में। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है 47 नंबर सवाल है। 47 नंबर सवाल, और यहाँ पे देखिए बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। यह प्रश्न बहुत भी आई है, बहुत बार यह सवाल पूछा गया है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, इसका आंसर क्या है, बी हो जाएगा। बी हो जाता है। जैसे अगर आप लोग ये मैप देख रहे हैं, बिहार का मैप है ना, बिहार का अगर मैप देखिएगा यहाँ पे, तो बिहार के मैप में ये जो गंगा है बिहार को 2 भागों में बांटती है। और यहाँ पे जो क्षेत्र दिख रहा है, जो 7 जिला एकदम घिरा हुआ होगा 7 जिला जो सटा हुआ है बिहार के उत्तर में नेपाल से सटा हुआ है। और यही एक छोटा पट्टी जो दिख रहा है आपको, यही छोटा पट्टी, इसको हम लोग तराई क्षेत्र बोलते हैं। और ये पश्चिमी चंपारण से लेकर के यह किशनगंज तक विस्तृत है। यह जो है किशनगंज तक विस्तृत है। और पश्चिमी चंपारण से किशनगंज के बीच में अगर मिलाया जाए तो नेपाल से सटने वाले जो बिहार की जिला है उसकी संख्या 7 हो जाता है ना, 7 हो जाएगा। जैसे में पूछा गया सवाल है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, है ना। एक हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण हो जाता है, उसके बाद आपका पूर्वी चंपारण हो जाएगा, है ना। पूर्वी चंपारण हो जाता है। पूर्वी चंपारण के बाद सीतामढ़ी हो जाएगा सीतामढ़ी हो जाता है। और सीतामढ़ी के बाद ये मधुबनी हो जाएगा। और मधुबनी के बाद सुपौल हो जाता है ना। सुपौल हो जाएगा। और सुपौल के बाद अररिया हो जाएगा, अररिया। और अररिया के बाद जो है यह किशनगंज हो जाता है ना, किशनगंज हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो जिला है ना, यही 7 जिला भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। और यही भारत नेपाल सीमा के जो समानांतर एक पट्टी दिखता है, इसी को हम लोग तराई प्रदेश कहते हैं। तराई प्रदेश कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 48 नंबर सवाल है। 48 कहता है बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है ना, क्या हो जाएगा, पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है, या राजमहल की पहाड़ी से पुरानी है, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी है, या इन सबों में नवीन है, नया है, क्या हो जाएगा। तो बिहार की सुमेश्वर श्रेणी जो है इसका आंसर क्या है, डी हो जाता है। इन सबों में क्या है, नया हो जाएगा। ये शिवालिक जो श्रेणियाँ हैं जो हम लोग अभी कर रहे थे, यही जो आप मैप देख रहे हैं यही चंपारण का क्षेत्र है।
और केवल चंपारण में ही सोमेश्वर की श्रेणी स्थित है और पूछा गया सवाल है ना। सोमेश्वर की श्रेणी जो है कहाँ स्थित है बिहार में, तो यह पश्चिमी चंपारण हो जाता है। और यह जो सोमेश्वर की श्रेणी है यह शिवालिक का पार्ट हो जाता है ना। यह शिवालिक श्रेणी जो है श्रेणी इसी का पार्ट है। और यह जो शिवालिक जो है ना, यह शिवालिक का जो निर्माण हुआ प्लेस्टोसीन काल में होता है। यह शिवालिक का जो प्लीस्टोसीन एज में यानी कि प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण होता है और इसीलिए शिवालिक को नवीन श्रेणी कहा जाता है ना। यह बहुत ही नया है, बहुत ही नवीन है ना। और इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन सबों में क्या हो जाता है, नया हो जाता है, नवीन हो जाता है। 49 नंबर सवाल। 49 नंबर सवाल देखिए, मुंडा जनजातीय अधिकांशतः बसी है, कहाँ पे बसी है। 49 नंबर सवाल है ना। मुंडा जनजातीय अधिकांश बसी है कहाँ पे, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा है ना। देखिए मुंडा, अगर हम लोग भारत खास करके बिहार में अगर बात करें तो मुंडा जनजातियों में क्रम में अगर बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो जनजाति पाए जाते हैं वो हो जाते हैं संथाल, है ना, संथाल हो जाते हैं। और मुंडा जनजातियों का जो स्थान है यह बिहार में 5वां हो जाता है ना। बिहार में यह 5वां हो जाता है। और शेड्यूल ट्राइब में सर्वाधिक जनजाति पाए जाने वाले अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में इस मुंडा जनजातियों का स्थान 3रा हो जाता है ना। झारखंड में कितना हो जाएगा, 3रा हो जाएगा यहाँ पे। और बिहार में सबसे ज़्यादा संथाल जनजाति पाए जाते हैं, है ना, संथाल जनजाति पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा जो भारत में जनजातियाँ पाई जाती हैं वो आपको मध्य प्रदेश हो जाता है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा संख्या जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे इस हिसाब से देखेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सा है, 50 नंबर, है ना, कौन सा हो जाता है। तो हम लोगों ने अभी चर्चा भी किया, यह संथाल जनजाति हो जाता है ना, संथाल जनजाति। देखिए बिहार में संथाल जनजाति के बाद उराव भी है ना, और गुंड भी पाए जाते हैं। और गुंड के बाद खरवार एक जनजाति है ना, खरवार जनजाति ये भी पाए जाते हैं यहाँ पे बिहार में। यानी कि संख्या के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा जनजाति जो बिहार में पाए जाते हैं उनका नाम है संथाल। संथाल के बाद उराव भी देखेंगे, गुंड भी देखेंगे, खरवार भी देखेंगे। और क्रम में अगर देखें मुंडा की तो यह स्थान इसमें 5वां हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल है, 51 नंबर है ना। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे, है ना, जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा, है ना। तो ये देखिए ये गंगा नदी के किनारे हो जाता है ना, गंगा नदी के किनारे हो जाएगा। और गंगा नदी जो है 13 राज्यों से होकर के प्रवेश करती है। और 13 जो डिस्ट्रिक्ट है ना, 13 डिस्ट्रिक्ट को हम लोग जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार बहुत सारी योगदान देती है ना। और एक चीज़ और भी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जमुई डिस्ट्रिक्ट में, है ना, जमुई डिस्ट्रिक्ट में एक बरहट प्रखंड है। जमुई डिस्ट्रिक्ट में एक बरहट, है ना, बरहट प्रखंड है। और बरहट प्रखंड में एक केवड़िया गांव है ना, एक है केवड़िया गांव। पूछा जाता है सवाल ये, केवड़िया गांव है। और इसी गांव को है ना बिहार का पहला जैविक गांव होने का प्रमाण प्राप्त है ना, केवड़िया गांव को, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसका, केवड़िया गांव हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर सवाल है, बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग कौन हो जाता है ना। बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग कौन हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या है, डी हो जाता है ना, 23 हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना है, 23 है। देखिए अगर हम लोग बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें बिहार में सबसे ज़्यादा, तो 27 जो है EW हो जाएगा, है ना, EW हो जाता है। और वर्तमान में अगर हम लोग किलोमीटर की बात करें, जो पूछा जाता है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितना है,
तो यहाँ पे 5,940 किलोमीटर हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 5,940 किलोमीटर हो जाता है ना, 5,940 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल है। 53 नंबर सवाल, बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई, यहाँ भी पूछ दिया। वर्तमान में अगर हम लोग देखेंगे 2022-23 का जो आंकड़ा है उसमें 5,940 किलोमीटर हो जाता है राष्ट्रीय NH की लंबाई। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 54 नंबर सवाल है, यहाँ पे देखेंगे। छोटा नागपुर के जंगल है ना, छोटा नागपुर का जंगल क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है सी हो जाता है ना। इसका आंसर क्या है, 2 और 3 दोनों ही सही है यहाँ पे। 54 नंबर सवाल है ना। तो छोटा नागपुर के अगर जंगल के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिएगा पर्णपाती वनस्पतियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, पर्णपाती वनस्पतियाँ है ना। यहाँ पे छोटा नागपुर के जंगल में पर्णपाती जो वनस्पतियाँ हैं सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। जैसे हम लोग देखेंगे महुआ हो गया, सेलम हो जाएगा, शीशम हो जाता है, आम हो जाएगा है ना, बरगद भी हो जाएगा। इन सारे चीज़ों का जिक्र किया जाता है और इसमें हम लोग पर्णपाती वन में हम लोग इसको देखेंगे। और साथ ही साथ ये छोटा नागपुर के जंगलों में सवाना प्रकार का वन भी पाया जाता है ना। सवाना प्रकार का वन भी पाया जाता है। जैसे आप देखते हैं झारखंड में जंगल झाड़ी है, साथ ही साथ बहुत अलग अलग जगहों पे बहुत सारे जो है वन उपज जाते हैं। वन भी यानी कि पेड़ पौधे भी दिखते हैं और ये पेड़ पौधों की जो उपस्थिति आपको दिखता है यही सवाना का प्रमाण यहाँ पे देता है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये इस सेशन का अंतिम सवाल हो जाता है। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है। यह जब झारखंड जब था हम लोग के बिहार के साथ में, उसी समय यह प्रश्न पूछा हुआ था। इस हिसाब से यह जो आंसर है ना, यह आंसर डी हो जाता है। ठीक है, यह आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित कहाँ पे है, तो रांची में हो जाता है। चलिए अगले सेशन में अभी बहुत सारा प्रश्न है यहाँ पे, बिहार ज्योग्राफी से भी बहुत सारा प्रश्न हम लोग देखेंगे है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों को।